डिस्कस कर रहे थे जो कि था पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट। पेज नंबर हमारे पास 49। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि फ्यूल्स का बर्न करना, एक्सटेंसिव यूज ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल, एरोसोल्स का इस्तेमाल, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड वगैरह एंड डिफोरेस्टेशन आर अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट बैडली। ये सब जो चीज़ें जो हैं हमारे एनवायरनमेंट को बुरी तरह से अफेक्ट कर रही हैं। वी विल डिस्कस हियर फॉर एग्जांपल ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरनमेंट। यहाँ पे हम ह्यूमन एक्टिविटीज की एनवायरनमेंट के ऊपर जो इफेक्ट्स हैं, एडवर्स मतलब बुरे टाइप के जो इफेक्ट्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला इफेक्ट जो है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, फिर ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, डिफॉरेस्टेशन एंड लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इन सब बारे में डिटेल से डिस्कस करना है। पहला इफेक्ट डिस्कस कर लें वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में थोड़ा बताते चलो कि ये होता क्या है। यहाँ पे डायग्राम में देखें, ये है अर्थ। अर्थ को सराउंड किया है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? डिफरेंट गैसेस की एक लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है अर्थ के अराउंड, और मतलब जो लिविंग चीज़ें इसके अंदर रहती हैं, और ये एटमॉस्फेयर जो एक एनवायरनमेंट है लाइफ के लिए वो प्रोवाइड करती हैं। और ये एक सन है बनाया गया है, सन से लाइट अर्थ की तरफ आती है और सबसे पहले वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करती है, फिर अर्थ की तरफ पहुँचती है। तो अर्थ से जो हम एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये सब चीज़ें जो हैं इनकी वजह से कुछ गैसेज जो होती हैं यहाँ एटमॉस्फेयर में कलेक्ट हो जाती हैं, जैसे कि उसमें है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं। ये सब जो गैसेज एटमॉस्फेयर में कलेक्ट हो गई, कलेक्ट होने के बाद ये क्या करती हैं कि एक बैरियर बना रही है। सनलाइट जो है यहाँ से अर्थ की तरफ आ रही है, आने के बाद जब यहाँ पे आ गई इसका कुछ पार्ट जो है अर्थ में अब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब हमारी जो ज़मीन है उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। ऊपर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेंगे। जो बाकी जो होती है वो यहाँ से टकराने के बाद इसके पहले वापस एटमॉस्फेयर में जाना होता है उसने। एटमॉस्फेयर का मतलब ऊपर जाना होता है इसने, और दरमियान में जो ये गैसेज हैं ये बैरियर का काम करती हैं, बैरियर से रुकावट बन जाती हैं। तो ये हीट अर्थ की तरफ आई थी, ये वापस प्रॉपरली रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाती, तो क्या होगा कि ये अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ये जो है जो गैसेस का एक बैरियर बना देना जो कि सनलाइट को वापस ना जाने दे, ये इफेक्ट जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। इसकी रीडिंग हम करें, पेज नंबर है 49। ग्रीन हाउस इफेक्ट व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द अर्थ, जब सनलाइट अर्थ के ऊपर पड़ती है, स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द अर्थ एंड इट इज कन्वर्टेड टू द हीट एनर्जी। इसका कुछ पार्ट जो अब्सॉर्ब हो जाता है अर्थ के अंदर और बाकी और हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है। अ पार्ट ऑफ दिस हीट एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ दैट इनटू द एटमॉस्फेयर, ये वापस रिफ्लेक्ट होकर एटमॉस्फेयर में जाता है। सम गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, कुछ गैसें जो कि एटमॉस्फेयर में होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स, ये सब चीज़ें सिर्फ सब गैसेज ट्रैप अ पार्ट ऑफ द हीट रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ काजिंग इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ये सारी गैसेज जो हैं हीट की रेस को ट्रैप कर देंगी, वापस एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देंगी, तो क्या होगा कि इससे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो बढ़ जाएगा। दीज गैसेज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। इन गैसेज को हम ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं, और ये जो फिनोमेना है हीट को ट्रैप करने का, इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउसेज जो हैं आपके ऑब्जर्वेशन में होंगे कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज या प्लांट के फॉर्म जो होते हैं, जहाँ प्लांट उगाए जाते हैं वहाँ पे जो गार्डनर्स होते हैं या फिर जो प्लांट उगा रहे होते हैं वहाँ पे उन्होंने प्लास्टिक का या ग्लास का एक हाउस बनाया होता है, उसके अंदर प्लांट ग्रो करवाते हैं। उसको बनाने का मकसद क्या होता है कि अगर टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट का वो कम टेम्परेचर है और प्लांट जो उगाने हैं उनको हाई टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो वो उस ग्रीन हाउस के अंदर उसको उगाते हैं जो कि प्लास्टिक या फिर शीशे का बनाता है, ट्रांसपेरेंट जो शीट है उससे बनाता है। तो उसमें क्या होता है कि हीट ट्रैप हो जाती है और वापस बाहर नहीं जा सकती एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस तरह से ग्रीन हाउस के अंदर वो प्लांट उगाए जा सकते हैं जिनको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है और बाहर का टेम्परेचर कम होता है। इस तरह से सर्दियों में गर्मियों की सब्जियाँ या अगर वो प्लांट जो कि गर्मियों में उगते हैं या वो फ्लावर जो गर्मियों फ्लावर प्लांट उगते हैं उनको ये जो ग्रीन हाउस होता है उसके अंदर सर्दियों में भी उगाया जा सकता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है, ये होगी टॉपिक नेक्स्ट है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन की लेयर का डिप्लीट होना। ओजोन लेयर कहाँ पे होती है? सन, ये एटमॉस्फेयर है जैसे कि हमारे पास, बता देते हैं
एटमॉस्फेयर, इसका अपर एरिया, फॉर एग्जाम्पल इसका अपर एरिया हम कंसीडर कर लें, ये जो है ये ओजोन लेयर, इसका फार्मूला जो होता है गैस की लेयर, इसका फार्मूला O3 है। एटमॉस्फेयर के अपर साइड पे एक लेयर है ओजोन गैस की, जिसको ओजोन लेयर बोलते हैं। इसका डिप्लीट हो जाना जो है ओजोन डिप्लीशन कहलाता है। डिप्लीट होना मतलब खत्म हो जाना, ओजोन लेयर का डिप्लीट होना ओजोन डिप्लीशन कहलाता है। ये क्यों डिप्लीट होती है? पीछे भी आपने पढ़ा कि कुछ जो है फ्लोटेंट में से CFCs भी शामिल है, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से आती हैं? जो अप्लायंसेस हम घर में यूज करते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, एसीज हैं, इसके अलावा एरोसोल्स के अंदर, और जो फर्टिलाइजर्स में जो स्प्रे यूज कर रहे होते हैं फसलों के अंदर, वहाँ से भी CFCs रिलीज होती हैं। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जब जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर तो ओजोन के साथ रिएक्ट करती है। इसके साथ रिएक्ट करने के बाद क्या करती है कि इस लेयर को थिन कर देती है, मतलब ये थिक लेयर थी इसको थिन कर देती है, पतला कर देती है, कहीं पे इसके अंदर होल्स भी हो जाते हैं। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देते हैं, ओजोन के लेयर के अंदर होल बन जाते हैं। ये प्रोसेस जो है ओजोन डिप्लीशन कहलाता है। ओजोन डिप्लीशन से हमें क्या नुकसान होता है? इससे यह है कि सन की जो रेज आती हैं अर्थ की तरफ, सारी की सारी नहीं आती, उसमें से कुछ जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जिनको हम यूवी रेज बोलते हैं। यूवी रेज जो हमारे नुकसानदेह होती हैं, अगर ये क्रॉस करके अर्थ की तरफ आ जाए तो अर्थ पे नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये ओजोन लेयर जो है उसको यूवी रेज को अर्थ पे आने से रोकती है। जब ओजोन लेयर खुद डिप्लीट हो रही है तो यूवी रेज होती है वो इसको क्रॉस करके अर्थ की तरफ आ जाती है। जब अर्थ पे आ जाएंगी तो अर्थ पे नुकसान पहुंचाती है। नुकसान में से इसके क्या है कि ये स्किन की डिजीज कॉज करती हैं, कैंसर कॉज करती हैं, आई की डिजीज कॉज करती हैं, और भी डिफरेंट इसके इफेक्ट्स होते हैं जो हम पढ़ लेते हैं। पेज नंबर है 50, ओजोन डिप्लीशन। The layer of ozone in the upper atmosphere of the earth stop the ultraviolet rays coming from the sun to the earth. ओजोन की जो है ओजोन की लेयर अपर एटमॉस्फेयर में होती है अर्थ के, और अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ की तरफ आने से रोकती है और या फिर कहाँ से सन की तरफ जाती है। In this way the living thing on the earth remains safe. इस तरह से लिविंग चीजें जो है अर्थ के ऊपर सेफ रहती हैं from harmful effect of the ultraviolet radiation coming from the sun, जो कि हार्मफुल रेडिएशन जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन की तरफ से अर्थ की तरफ आ रही होती हैं उनको रोकती है। Chlorofluorocarbons CFCs which are used in air conditioners, refrigerators, spray cans enter the air on leakage from these appliances. Chlorofluorocarbon जो कि डिफरेंट अप्लायंसेस आपको बताएगी, एयर कंडीशनर्स हैं, रेफ्रिजरेटर है, स्प्रे कैन वगैरह, इन सब से जब लीक होती हैं तो एटमॉस्फेयर में चल जाती हैं और रीचिंग द ओजोन लेयर, जब ये ओजोन लेयर के पास पहुंच जाती हैं दे रिएक्ट विद ओजोन, ओजोन के साथ रिएक्ट करती हैं एंड काज थिनिंग ऑफ दिस लेयर, और क्या करती है कि इस लेयर को थिन कर देती है, उनका पतला कर देती है। Hence the ozone layer is depleted, तो ओजोन की लेयर डिप्लीट हो जाती है। The phenomena is called ozone depletion। ये जो प्रोसेस है ये फिनोमेना जो है ओजोन डिप्लीशन कहलाता है। So the thin ozone layer, ultraviolet rays of the sun pass and reach the earth where they affect the life by causing serious diseases like skin cancer and eye problems etc. जब ये आप पे पहुंच जाएंगी और यहाँ पे सीरियस टाइप की डिजीज कॉज कर दी, जिनमें क्या है कैंसर है और आई प्रॉब्लम्स है। These ultraviolet rays also increase the temperature of the earth। इसके अलावा यूवी रेज जो है अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ ग्लोब का वार्म होना, गर्म हो जाना जो है वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग ऑफ फ्यूल का बर्न होना, द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर। तो जब हम फ्यूल बर्न करते हैं तो उसमें जो गैसेज रिलीज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह जो होती हैं, वो जाके एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज कर देती हैं। दिस स्पीड ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट द इंक्रीजिंग रेट ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन डिप्लीशन। जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा, ओजोन डिप्लीशन बढ़ जाएगी, तो यूवी रेज भी आ रही हैं और बाकी रेज जो अर्थ की तरफ आई थी, हीट की रेज में चेंज हो गई थी, वो भी वापस नहीं गई, तो इससे अर्थ का टेम्परेचर जो है एवरेज टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट द अर्थ ग्लोब इज गेटिंग वार्मर, तो अर्थ ग्लोब जो है वो गर्म होता जा रहा है, मजीद गर्म होता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये अर्थ का टेम्परेचर जो है एवरेज टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, बढ़ने से नुकसान क्या क्या हो रहे हैं वो हम पढ़ लेते हैं। ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग की वजह से द आइस इन द पोलर रीजन्स एंड द माउंटेन्स मेल्ट एट अ ग्रेटर रेट। जो पोलर रीजन्स हैं मतलब ठंडे इलाके में जहाँ पर बर्फ होती है, वो बर्फ जो है वहाँ से पिघल रही है, पहाड़ों पर जो बर्फ होती है वो पिघल रही है, ज़्यादा देर से पिघलती तो वह है, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर हो जाने से वो ज़्यादा अमाउंट में पिघल रही है।
दिस लीड टू द राइज इन द लेवल ऑफ सी वाटर। इससे समंदर के जो पानी का लेवल जो है वो बढ़ रहा है, विच क्रिएट्स फ्लड्स इन लो लाइन कोस्टल एरिया, जो कि साहिली इलाके जो होते हैं, कोस्टल एरिया साहिली इलाके, और साथ में जो निचले इलाके होते हैं वहाँ पे पानी जो है फ्लड जो है वो आ जाता है, क्योंकि समंदर का पानी जो है उसका लेवल जो इंक्रीज कर रहा है। द क्लाइमेट ऑफ मैनी रीजन्स, क्लाइमेट जो है काफ़ी सारे एरियाज का द अर्थ इज आल्सो चेंजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है। द ग्लोबल वार्मिंग इज दस अर्थ थ्रेट टू द लाइफ ऑन द अर्थ। इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो लाइफ के लिए अर्थ के ऊपर खतरा है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एसिड रेन। एसिड रेन हम कहते हैं तेजाबी बारिश को। तेजाबी बारिश किस तरह से होती है? एटमॉस्फेयर में डिफरेंट पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं जो कि रिजल्ट हैं ह्यूमन एक्टिविटीज का। ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब बर्निंग ऑफ फ्यूल वगैरह ये सब चीज़ें, इनकी वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर पोल्यूटेंट की अमाउंट जो है वो बढ़ रही है। पोल्यूटेंट थे जिसमें से आपने पहले भी पढ़ा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जो है बारिश होती है। सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये सब पोल्यूटेंट के फॉर्म में मौजूद है। जब ये बारिश का पानी जो है इनके साथ रिएक्ट करेगा, मतलब बारिश का पानी H2 फॉर्मूला होगा प्लस SO2, इससे क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है वो बारिश के पानी के अंदर शामिल हो जाएंगे। ये सब जब बारिश के पानी के अंदर एसिड शामिल हो गया है तो एसिड के शामिल होने की वजह से पानी जो है वो भी तेजाबी हो जाएगा, और क्या होगा जब तेजाबी बारिश वाला पानी जो है अर्थ के ऊपर आएगा तो उसकी pH जो है नॉर्मल pH से कम होती है, मतलब एसिडिक होता है। एसिडिक होने की वजह से जो अर्थ के ऊपर बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, इन सब के ऊपर जो मार्बल वगैरह है उनको डिस्ट्रॉय करता है, कीमती पत्थर जो होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय करते हैं, तो बिल्डिंग को नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा वेजिटेशन जो होती है, मतलब प्लांट या फसलें जो हैं उनके ऊपर जब ज़्यादा बारिश होती है तो उनको भी ख़राब करते हैं, और इसके अलावा अगर एनिमल्स की बॉडी पर जब उनको भी नुकसान होते हैं, और इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज एयर पोल्यूटेंट। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं एटमॉस्फेयर के अंदर पोल्यूटेंट के फॉर्म में मौजूद हैं। दे गेट डिजॉल्व इन वाटर वेपर्स, वाटर वेपर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं इन क्लाउड्स एंड टर्न इनटू एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो इससे सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है और नाइट्रिक एसिड बन जाता है। दीज एसिड्स मेक द रेन वाटर एसिडिक। इससे जो बारिश का पानी होता है वो एसिडिक हो जाता है। The effects of acid rain on animals, plants and buildings are shown in the figure। ये फिगर है आपके पास, पेज नंबर 52 है। यहाँ पे दिखाया है कि फिशेज जो है वो किल हो गई एसिड वाटर की वजह से, मतलब एसिडिक वाटर जब पानी में जाएगा या फिर फिशेज होती हैं तो उसकी pH चेंज हो जाएगी, pH कम हो जाएगी तो एसिडिक हो जाता है। एसिडिक होने की वजह से वहाँ पे जो पानी के जो एनिमल्स हैं जैसे फिशेज वगैरह तो उनके लिए वो सूटेबल नहीं रहेगा, जिससे उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। और इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन ट्रीज। नेक्स्ट आपको ट्रीज के ऊपर इसका इफेक्ट दिखाया गया है। ट्रीज जो हैं उनके प्लांट इसके ऊपर पत्ते वगैरह नजर दिया झड़ गए हैं, देखेंगे इसके जो ऊपर जो पत्ते होते हैं या और बाकी ग्रीन कलर जो होता है उसका वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है इससे। स्टोन हीरोइन काज बाय एसिड रेन। इसके बाद थर्ड पिक्चर में आपको स्टोन की हीरोइन दिखाई गई, तो स्टोन की सरफेस जो होती है वो खराब हो जाती है, और इसके बाद मेटल की चीज़ें जो है वो दिखाई गई आपको, मेटल की चीज़ें भी खराब हो जाती है इससे। एसिड रेन किल द एक्वेटिक लाइफ इन रिवर्स। एसिड रेन में एक्वेटिक लाइफ आप भी जिंदगी जो है मतलब पानी के अंदर जो लाइफ होती है जैसे कि रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर, पॉन्ड के अंदर उनको अफेक्ट करती है, किल करती है। इट डिस्ट्रॉय द लीव्स एंड बार्क्स ऑफ द ट्रीज। लीव्स पत्तों को और बार्क तने जो है ट्री के उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। बार्क होती है एक लेयर स्टेम के ऊपर होती है, हार्ड लेयर, उसको भी नुकसान पहुंचाती है। इट क्रोड द मेटल एंड द स्टोन्स यूज्ड इन द बिल्डिंग्स। मेटल्स और स्टोन्स जो बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं उसको भी क्रोजन हो जाती है, जंग लग जाता है, उसकी सरफेस खराब हो जाती है। The acid and water follows into the field make the soil acidic। जब एसिड रेन वाला जो पानी होगा वो फील्ड में जाएगा तो सॉइल जो है उसको एसिडिक कर देगा, तो सॉइल की जो pH होती है वो भी कम हो जाती है। द क्रॉप डू नॉट ग्रो वेल इन एसिडिक सॉइल। तो फसलें वहाँ पे इस तरह की सॉइल में नहीं ग्रो कर पाती है, अच्छे से नहीं ग्रो कर पाती। माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट द सॉइल आल्सो अफेक्टेड बाय द एसिड रेन। जो माइक्रोऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे जानदार जो कुछ सॉइल के अंदर होते हैं उनको भी इफेक्ट होता है एसिड रेन के जरिए। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन आप जानते हैं क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं जंगलात को काटने के अमल को। तो जंगलात, जंगल जो है या नेचुरल वेजिटेशन होती है, अगर उसको कट कर दें, हटा दें, डिफरेंट पर्पज के लिए हटाते हैं कि उस जंगलों को ख़त्म कर देने का प्रोसेस जो है वो डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। डिफॉरेस्टेशन हम क्यों करते हैं?
जंगलों के अंदर से लकड़ी लेने के लिए, लकड़ी हम लेते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, डिफरेंट बिल्डिंग्स के अंदर यूज़ करते हैं टिम्बर के फॉर्म में। और इसके अलावा लकड़ी लेने के अलावा हम जंगलों की इसलिए भी क्लियर करते हैं कि वहाँ से हमें सॉइल मिल सके, मतलब ज़मीन क्लियर मिल जाए, तो वहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज बनाई जा सकें, रहने के लिए कॉलोनियाँ बनाई जा सकें, रेजिडेंशियल कॉलोनीज वगैरह बनाई जा सकें, और या फिर वहाँ पे फसलें उगाई जा सकें। फसलें उगाते हैं क्यों, मतलब हमारी जो फूड की नीड है उसको पूरा करने के लिए फसलें उगाई जाती हैं। तो ये सब करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट को कट करते हैं। फॉरेस्ट को कट करने से क्या क्या इफेक्ट होता है वो हम पढ़ लेते हैं। फॉरेस्ट आर आवर ग्रेट वेल्थ। फॉरेस्ट जो है वो हमारे ग्रेट वेल्थ, मतलब बड़ी दौलत है हमारे लिए भी। दे ब्रिंग फेवरेबल चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। एक एरिया के अंदर फेवरेबल चेंज लाते हैं, मतलब फेवरेबल जो कि लाइफ के लिए फेवरेबल होती कंडीशन उनको पैदा करता है, तो टेम्परेचर को कम करता है, उसके अलावा बारिशों को बढ़ाता है। दे स्टॉप स्टॉर्म्स एंड ब्रिंग रेन्स। तूफान को रोकते हैं ये, और इसके अलावा रेन की रीजन भी बनते हैं। दे आर सोर्स ऑफ मैनी यूजफुल मटीरियल सच एज टिम्बर। इसके अलावा ये सोर्स हैं यूजफुल मटीरियल्स के, जैसे कि टिम्बर हम कहते हैं भारतीय लकड़ी को, फायरवुड जलाने वाली लकड़ी, रेजिन्स, गम्स एंड मेडिसिन। रेजिन और गम्स जो होते हैं ये एडहेसिव्स के टाइप, मतलब ग्लू टाइप की चीज़ होती हैं, ये इनको मेडिसिन के इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। ये सब हम केमिकली कट करते हैं या फिर मेडिसिन बनाने के लिए डायरेक्ट प्लांट को यूज़ कर लिया जाता है। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये सॉइल की इरोजन को भी रोकते हैं। सॉइल इरोजन कहते हैं ज़मीन की जो लेयर होती है, अपर लेयर है, उसको हट जाने का अमल जो है वो इरोजन होता है। सरफेस का खराब हो जाना जो है सॉइल की, वो इरोजन होता है। जैसे कि अगर हवा तेज चलती है तो ज़मीन की लेयर का हट जाना जो है वो सॉइल इरोजन होगा। दे प्रोवाइड हैबिटेट टू वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। जंगली मखलूक जो है, जंगली जिंदगी, मतलब जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं जो कि जंगलों के अंदर, उनको रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं। जब जंगल नहीं होंगे, फॉरेस्ट वगैरह कट कर देंगे, तो जो जानवर या पौधे जो हैं जो फॉरेस्ट में उग सकते हैं या फॉरेस्ट में रह सकते हैं, उनकी जो वाली की कम होने लग जाती है। इस तरह से वो भी उनको, अनफॉर्चुनेटली फॉरेस्ट आर ऑफ टिम्बर्स, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं ताकि हम अपनी जो जरूरत है टिम्बर की उसको पूरा कर सकें, एंड ऑब्टेन लैंड फॉर हाउसिंग एंड एग्रीकल्चर। घरों को बनाने के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए हम जमीन लेने के लिए क्या करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स आप जानते हैं रिसोर्सेज जो है बहुत लिमिटेड अमाउंट में मौजूद है, इनको कंजर्व करना बहुत जरूरी है। इनको कंजर्व करने के लिए हम 3R स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं, जिनमें फर्स्ट स्ट्रेटजी है रिड्यूस मतलब इस्तेमाल को कम कर दें, रीयूज दोबारा इस्तेमाल करें, और रिसाइकल किसी चीज़ को रिसाइकल कर लें, मतलब एक चीज़ को वेस्ट करके कोई उससे कोई और नई प्रोडक्ट बना लें। इन 3 स्ट्रेटजीज को यूज़ करके हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। यहाँ आपके पास है पेज नंबर 55। फॉसिल फ्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन लिमिटेड क्वांटिटीज। फॉसिल फ्यूल्स जो हैं लिमिटेड अमाउंट में आपका मौजूद है। देयर अनवाइज यूज मस्ट बी स्टॉप एंड दे नीड टू बी कंजर्व। इनका अनवाइज यूज है उसको स्टॉप करना पड़ेगा, उनको कंजर्व करना पड़ेगा हमें। 3R strategies reduce, reuse and recycle can be adopted for conservation of resources. 3R strategies, first strategy reduce, reuse और फिर recycle जो है इनको adopt करके हम अपने resources को conserve कर सकते हैं। The first strategy in this connection is reduce. पहली strategy यहाँ पे है reduce. Reduce मतलब कम करें। The use of non-biodegradable objects, वो ऑब्जेक्ट जो कि डिकम्पोज ना हो सकते हों, should be reduced and the resources which are used in their manufacture should be conserved. ये प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स में जैसे ग्लास और प्लास्टिक वगैरह है वो डिकम्पोज नहीं होते, वो ख़त्म नहीं होते, उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एक्ट नहीं करते। जब वो ख़त्म नहीं होते तो काफ़ी अर्से तक ज़मीन पर रहते हैं, उसको पॉल्यूट करते हैं। तो एक तो हम पोल्यूशन को कम करने के लिए इनका इस्तेमाल हमें कम करना पड़ेगा, और इसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा, इनको बनाने के लिए क्या क्या काफ़ी सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज होते हैं। तो अगर हम इनको इस्तेमाल कम कर देंगे तो रिसोर्सेज का यूज़ वो भी कम हो जाएगा। इस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। द सेकेंड स्टेप इन 3R स्ट्रेटजीज इज रीयूज। सेकेंड स्टेप यहाँ पे हमारे पास रीयूज है। रीयूज मतलब दोबारा इस्तेमाल करें, जैसे कि प्लास्टिक के बॉटल्स हैं और ग्लास की केन्स वगैरह होती हैं, जार्स होते हैं, इनको हम अगर दोबारा इस्तेमाल कर लें कि इस्तेमाल के बाद एक बार हम यूज़ कर लिया, उसको क्लीन करें, दोबारा इस्तेमाल कर लें। इस तरह से क्या है कि वो चीज़ें बार बार इस्तेमाल होंगी, बार बार इस्तेमाल होंगी तो हमें ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जब रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी तो उनके प्रोडक्शन के लिए जो रिसोर्स हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं उनका इस्तेमाल भी कम हो जाएगा। The second step in 3R strategy is reuse. The non-biodegradable objects should be
द थर्ड स्ट्रेटजी इज रिसाइकलिंग। थर्ड स्ट्रेटजी यहाँ पे रिसाइकलिंग है। रिसाइकलिंग द वेस्ट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल शुड बी कलेक्टेड। वेस्ट ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर लेना चाहिए, फिर क्लीन कर लेना चाहिए और मेल्ट करके मोल्ड करके नए ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं, जिससे कि मेटल की वायर्स हैं, कॉपर की वायर और आयरन वायर हैं, इन सब चीज़ों का अगर हम मेल्ट करके उससे नए प्रोडक्ट्स बना लें और तो जो पहले वाले प्रोडक्ट फेंकने से जो पोल्यूशन हो रही थी वो उससे भी बच जाएंगे और न्यू प्रोडक्ट भी बनाए जा सकते हैं उसी से। By adopting the above said three strategies habit we can conserve our resources। हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सेविंग द अर्थ। अर्थ को सेव करना। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि अर्थ वो वाहिद प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, मतलब अर्थ की कंडीशन जो है वो लाइफ के लिए सूटेबल है। इसके अलावा कोई और प्लेनेट नहीं है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अर्थ को सेव करना पड़ेगा। सेव किस तरह से करना है कि हमें वाटर पोल्यूशन को भी रोकना है, एयर पोल्यूशन को भी रोकना है और लैंड पोल्यूशन को भी रोकना है, ताकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट हमारे लिए बेस्ट रहे। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम वेयर लाइफ कैन सर्वाइव। अर्थ वो वाहिद प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ सर्वाइव कर सकती है। प्लूटेंट्स आर हार्मफुल टू द लाइफ ऑन द अर्थ। प्लूटेंट जो है वो अर्थ के ऊपर हार्मफुल हैं लाइफ के लिए। वी शुड कीप द अर्थ इन्वायरमेंट क्लीन। हमें अर्थ का इन्वायरमेंट क्लीन रखना चाहिए और हेल्दी रखना चाहिए। फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन फॉर सेविंग द अर्थ फ्रॉम द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ प्लूटेंट्स। प्लूटेंट्स के जो जहरीले असरात हैं या हार्मफुल असरात हैं उनसे आपको बचाने के लिए कुछ इकदाम हमें यूज़ करने पड़ते हैं। उनमें से पहला जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, मतलब कि वेस्ट चीज़ें जो सॉलिड फॉर्म में है उनको मैनेज करना है। सेकेंड इन्वायरमेंटल कंपेन्स। इन्वायरमेंटल कंपेन्स बनाने लोगों को अंदर ये शोर पैदा करना है कि वो पोल्यूशन को स्टॉप करें या अर्थ की जो है उसको कंजर्व कर सकें। लास्ट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल। अब इसके बाद क्या है कि हर एक को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, वो किस तरह से अपनी अर्थ को कंजर्व कर सकते हैं। पहला यहाँ पे सेविंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट इंक्लूड प्लास्टिक एंड ग्लास आइटम्स। सॉलिड वेस्ट में ग्लास के आइटम, प्लास्टिक आइटम, स्टाइरोफोम आ जाता है, सीवेज स्लज होता है, जो सीवेज का पानी होता है उसके अंदर जो सॉलिड वेस्ट होता है वो एग्रीकल्चर के वेस्ट एंड डोमेस्टिक ट्रैश और घरों में कूड़ा करकट वाला इसके अंदर आ जाता है। दीज वेस्ट पोल्यूट द अर्थ इन्वायरमेंट। ये जो वेस्ट है अर्थ के इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं व्हेन डम्प्ड ऑन ओपन प्लेसेस। जब इनको ओपन जगह पर फेंक दिया जाता है या फिर बर्न कर दिया जाता है। Hence we should not dump them on open places nor burn them। इसलिए हमें इनको ना तो ओपन जगह पर फेंकना चाहिए ना इनको बर्न करना चाहिए। They should be managed properly। इनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहिए। इसके लिए 3 वेज यूज होते हैं। सबसे पहले है लैंडफिल, फिर है इंसिनरेशन और लास्ट है रिसाइकलिंग। लैंडफिल क्या होता है उसको पढ़ लेते हैं। In this method, solid waste are buried in properly designed landfills which are well managed for maintaining hygienic conditions। इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको डंप करते हैं, मतलब सॉलिड वेस्ट पहले ज़मीन के अंदर उसके ज़मीन को खोदेंगे, उसके अंदर उसको बरी कर देंगे। बरीड करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से मतलब वो मिट्टी डाल देंगे, वो बरीड हो जाएगा। इस तरह से इसको करने के लिए वो जो सफाई के असूल उनको मद्देनजर रखते हैं और ये सबसे जो ईजी वे है और इनएक्सपेंसिव वे जो है ये सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने का वो ये लैंडफिल है। इट इज़ रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव मेथड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। नेक्स्ट है इंसिनरेशन। इस मेथड के अंदर वेस्ट को बर्न करते हैं लेकिन हाई टेम्परेचर पे। कुछ कंडीशंस को अडॉप्ट करने के बाद उसको वेस्ट को बर्न किया जाता है। इन दिस मेथड वेस्ट आर बर्न एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। फिर है रिसाइकलिंग। इन दिस मेथड प्लास्टिक आइटम जैसे लाइक प्लास्टिक बॉटल्स एंड पॉलीथीन बैग्स जो है, प्लास्टिक आइटम जो भी होते हैं उसमें शॉपर पे आते हैं, बॉटल वगैरह भी आ जाती हैं और बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं। ग्लास पीसेस, एल्यूमिनियम एंड स्टील कैंस। गिलास के टुकड़े हो सकते हैं, एल्यूमिनियम और स्टील की कैंस हो सकती हैं, कॉपर वायर, ये सब को कलेक्ट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, इनको क्लीन करते हैं और मेल्ट करते हैं और रीमोल्ड करके न्यू प्रोडक्ट्स इससे बना सकते हैं। इन दिस वे दे आर यूज्ड अगेन एंड अगेन टू रिड्यूस पोल्यूशन। इस तरह से क्या है कि इनको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है और ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंटल कंपेन्स। इन्वायरमेंटल कंपेन्स क्या होती हैं? इसमें क्या है कि हर एक इंस्टीट्यूट ने अपना रोल प्ले करना है। जैसे कि स्कूल में हम इस बात करते हैं तो बच्चों को इस बात से अवेयर किया जाए कि पोल्यूशन क्या होती है, किस तरह से पोल्यूशन को कम किया जा सकता है, क्या क्या पोल्यूशन के इफेक्ट्स हैं। बच्चे अगर अवेयर होंगे तो जब घर वालों को बताएंगे। इस तरह से एक इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं कि आप जो अपनी नई नस्ल जो पैदा कर रहे हैं उनके पास इतना शौर हो कि वो पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं।
इसके अलावा कंपेन्स चलानी पड़ती हैं, मतलब लोगों को अवेयर करना है, मोहल्लों में जाके जिन लोगों को पता है जाके लोगों को बताएं, उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करें। और इस तरह सेमिनार वगैरह मुनक़िद कर सकते हैं, कॉलेज लेवल पे डिबेट कर सकते हैं, स्पीचेज वगैरह बच्चों से करवा सकते हैं, जिससे उनको पता चले और वो पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। Environmental campaigns should be conducted frequently for creating awareness among common people about pollution and reducing its harmful effects. Environmental campaigns चलानी चाहिए, मतलब इनको बार बार चलाना चाहिए, लोगों को अवेयर करते रहे, उनको बार बार याद दिलाते रहें कि पोल्यूशन क्या होती है, किस तरह से इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, किस तरह से इसको रिड्यूस कर सकते हैं। सच कैंपेन्स में इंक्लूड सेमिनार्स, इसमें सेमिनार्स हो सकते हैं, स्कूल टॉक्स, डिबेट वगैरह हो सकती हैं। सेलिब्रेटिंग द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड का इन्वायरमेंट डे जो कि 5 जून हर साल हम उसको मनाते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए, किस तरह से अपने माहौल को बेहतर बना सकते हैं। लास्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल, हर एक ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पूरी करनी है, किस तरह से कर सकते हैं। ऑल ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, हर एक बंदा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि उसने अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करना है। द इंडिविजुअल्स, हर एक फर्द, द ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट इदारे जो हैं, एंड द गवर्नमेंट मस्ट शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक द एक्टिविटीज विच काज पोल्यूशन। तक इंडिविजुअल लेवल पे भी हर बंदे ने अपने एक रोल प्ले करना है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्हें अपना रोल प्ले करना है, और लास्ट में गवर्नमेंट जो है उसने भी क्या कुछ स्टेप्स लेने हैं ताकि जो उन एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर सके जिससे पोल्यूशन ज़्यादा होती है। फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए कुछ मेजर्स यूज़ किए जा सकते हैं, जिनमें से डोमेस्टिक ट्रैश एंड अदर सॉलिड वेस्ट शुड नॉट बी डम्प्ड ऑन ओपन प्लेसेस। डोमेस्टिक ट्रैश, घरों का कूड़ा करकट जो है वो बाकी सॉलिड जो है वो जगह पर नहीं फेंकना चाहिए। इंस्टेड ऑफ अगर अपन जगह पे नहीं फेंकना तो क्या करना है, उनको मैनेज करने के लिए आपके पास एक सिस्टम मौजूद है, मतलब क्या कि ट्रैश आपने कहाँ डालना है, वो सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ से जो कॉर्पोरेशन के लोग हैं वो लेके जाते हैं, तो इसको आपने फॉलो करना है, जहाँ पे कूड़ा फेंकना है वहीं पे फेंके, ओपन जगह पे ना फेंकें आप। इंस्टेड ऑफ पर्सनल कार्स की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी यूज्ड फॉर ट्रैवल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, इस तरह से आप फ्यूल को भी कंजर्व कर सकते हैं और इसके अलावा आप पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सल्फर एंड लेड फ्री फ्यूल शुड बी यूज्ड इन व्हीकल्स, गाड़ियों के अंदर सल्फर और लेड से फ्री फ्यूल जो मिलता है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरियाज, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज शहरों से दूर उनको शिफ्ट कर देना चाहिए, मतलब जहाँ पे आबादी ज़्यादा है वहाँ से फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को निकाल के जहाँ पे आबादी कम है उन एरियाज का शिफ्ट कर दें। एसिड इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेस, इंडस्ट्री से जो गैस से बाहर निकलती है, मतलब जो धुआं वगैरह निकलता है, अगर वो एसिड का तो उसको यूटिलाइज कर लें, और उसको फिल्टर करने के लिए भी डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, उनको यूटिलाइज करना चाहिए। फॉर रिलीजिंग इनटू द एयर में निकालने से मतलब अगर इंडस्ट्री से कोई धुआं निकल रहा है तो पहले उसको क्लीन करें, उसके बाद उसको एयर के अंदर जाने दें। इंजन ऑफ द व्हीकल शुड बी ट्यून प्रॉपरली, गाड़ी के इंजन जो है उनकी ट्यूनिंग प्रॉपरली करवानी चाहिए। CFC फ्री प्रोडक्ट शुड बी यूज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से फ्री प्रोडक्ट जो मिलती हैं, अप्लाइंसेस मिलती हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। 3 स्ट्रेटजीज ऑफ रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी अडॉप्टेड। 3 स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए। ट्रीज शुड बी ग्रोन अलॉन्ग द रोड साइड्स, सड़कों के किनारों पर जो होता है वहाँ पे दरख्त लगाने चाहिए। डिफॉरेस्टेशन शुड बी अवॉइडेड, और जंगलात के काटने को स्टॉप करना चाहिए। यहाँ पे आपका ये चैप्टर एंड होता है, और MCQs की बोर्ड बना के पिक्चर आपको दे देती हूँ, और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के नोट्स आपको